गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। हमारी एक क्लास साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की पहले भी थी। तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे सीटेट हो, चाहे आपका केवीएस का हो, जहाँ जहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर साइकोलॉजी की कुछ लैंग्वेज। तो हमने कुछ स्मृति लोप तक हमने कर लिया था, आयाम भी हमने पढ़ लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो देखिएगा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी को गुद्दीय अवस्था से। कहाँ से शुरू करते हैं? गुद्दीय अवस्था। प्यारे विद्यार्थियों, एनल स्टेज। एनल स्टेज तो आपको पता है कि ये है हमारी गुद्दीय अवस्था, एनल स्टेज। एनल स्टेज जो है ये किसने बताई? ये बताई सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि जो गुद्दीय अवस्था होती है उसकी जो आयु सीमा होती है वो होती है 2 से 3 वर्ष। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि एनल स्टेज जो है उसकी आयु कितने से कितने वर्ष होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आयु होती है 2 से 3 वर्ष, और इसके बारे में बताया था सिगमंड फ्राइड ने। तो मनोलैंगिक विकास की यह दूसरी अवस्था है। 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है, जो गुद्दीय अवस्था के अंदर होता है, तो वो अपना सेक्सुअल जो पावर है उसको वो कैसे वो मल मूत्र इत्यादि त्याग कर मनोलैंगिक विकास की ओर जो है वो बढ़ता है। ठीक है। तो मनोलैंगिक अवस्था जो है कौन से वर्ष से? 2 से 3 वर्ष तक होती है। उसके बाद फिर आता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान क्या होता है? एनालिटिकल साइकोलॉजी क्या है? एनालिटिकल साइकोलॉजी जो है इसके बारे में बताया था सिगमंड फ्रायड ने। ये आप देख रहे हैं, सिगमंड फ्रायड हैं जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद के बारे में बताया। मनोविश्लेषण बहुत ही जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो करते हैं। मन का विश्लेषण जो होता है वो कैसे? सामूहिक अचेतन होता है और व्यक्तिगत अचेतन होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्धचेतन मन और अचेतन मन का जो विश्लेषण है तो उसके बाद ही व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ध्यान से आप देखिए, मनोविश्लेषणवाद क्या होता है? हमारे मन के अंदर बहुत सारी चीजें हमारे मन के अंदर चलती रहती हैं, जैसे सामूहिक अचेतन, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस या पर्सनल अनकॉन्शियस। पर्सनल अनकॉन्शियस के अंदर क्या होती हैं प्यारे विद्यार्थियों? दबी हुई जो इच्छाएं होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं। जिन चीजों का दमन कर दिया गया है वो भी इसमें होती हैं। तो अर्धचेतन मन और अचेतन मन से सामूहिक अचेतन के अंदर जो चलता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो उन सब का जो विश्लेषण होता है उसी से ही पर्सनैलिटी का विकास होता है। जैसे इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, जैसे ईड है प्यारे विद्यार्थियों, ईगो है, और उसमें क्या आ जाता है? सुपर ईगो। ठीक है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी का विकास है तो इन तीनों से ही होता है। ये तीनों भी शामिल होते हैं। ईड जहां पर केवल इच्छा को महत्व दिया जाता है, ये समाज के अंतर्गत रह कर के इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो व्यक्तिगत जो विकास होता है, पर्सनैलिटी का जो विकास होता है, वो सामूहिक अचेतन अर्धचेतन मन से ही होता है। तो हमारे मन में क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या चल रहा है, तो इन सब से ही विश्लेषणात्मक अवस्था जो है वो जन्म लेती है। तो ये विश्लेषणात्मक अवस्था के बारे में बताया था सिगमंड फ्रायड ने। उसके बाद फिर आ जाता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? देखो ये क्या है, इसके अंदर ये जो हमारा
होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये एक मानसिक विकार होता है। क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मानसिक विकार है। तो कैसा मानसिक विकार है? कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लगता है, खाना खाने से व्यक्ति डरता है, भोजन खाने से व्यक्ति डरता है, क्योंकि उसे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं ज्यादा खाना खाने की वजह से उसका मोटापा ना बढ़ जाए, इसलिए वह कम से कम खाना खाता है। तो उसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा विकार उत्पन्न होता है। पतला होने का नशा जब हो जाता है और हम डरते हैं खाना खाने से, तो हर समय जब हम उसी के बारे में सोचते रहें तो उसे कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक तरीके का यह साइकोलॉजिकल भय है, एक फियर होता है हमारे मन में। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा उपागम परिहार द्वंद्व। उपागम परिहार द्वंद्व ये क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? उपागम परिहार द्वंद्व ये होता है हमारा अप्रोच अवॉइडनेस कॉन्फ्लिक्ट। तो अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट होता है। सकारात्मक पहलू जो आकर्षक है और नकारात्मक पहलू इसके अंदर क्या हो जाएगा? भय। व्यक्ति एक ही समय पर आकर्षक और भय दोनों महसूस करता है। जैसे शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट ये एक ऐसा हमारे अंदर एक हार्मोन होता है, एक ऐसा विकार है, एक ऐसी हमारी साइकोलॉजिकल सोच है, उपागम परिहार द्वंद्व कि ये करूं या ये ना करूं। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि शादी का लड्डू खाए तो पछताए, ना खाए तो भी पछताए। तो अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर गोल्ड है और ये लगभग लगभग सभी को पसंद है। धन, ठीक है, आकर्षक है, हमें अपनी ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। आकर्षित करती हैं बहुत सारी चीजें कि हमें यह खरीद लेनी चाहिए, मैं इसको पा लूं, इस वस्तु को। लेकिन साथ के साथ हमारे अंदर क्या रहता है? नकारात्मक पहलू भी होता है, डर कि कहीं इसको खरीदने से मेरे पास जितने भी पैसे हैं वो समाप्त ना हो जाए, जो ऋण है उसका भार मेरे सिर के ऊपर ना बढ़ जाए कहीं। तो एक तरफ तो हमारा मन करता है कि हम ये चीजें कर लें और एकदम से हम वहां पर डर भी जाते हैं कि कहीं ऐसा करने से मुझे यह हानि ना हो जाए। तो इसको जब हम एक ही समय पर किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को लेकर के कभी पॉजिटिव हो जाते हैं और कभी नेगेटिव उसके बारे में सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं शादी कर लूं तो बहुत अच्छा होगा, मैं और शादी करने के बाद हम पछताते हैं, और इतना तक ना करें तो फिर हमें रहता है कि भाई पता नहीं इसमें क्या कुछ होगा। तो इस प्रकार की जब स्थिति होती है तो उसको कहते हैं परिहार द्वंद्व। जो समय समय पर हमारा व्यवहार बदले उसको कहा जाता है परिहार द्वंद्व, अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आदर्श प्रतिरूप। आदर्श प्रतिरूप यानी कि सामूहिक अचेतन, कोलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या होता है? अनुभवों के वे सार्वभौमिक प्रतीक जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। हमारे पूर्वजों की मेंटल फील जो हमें विरासत में मिली है। तो सामूहिक अचेतन हमारा क्या होता है? एक तो होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन, जिसका संबंध केवल एक व्यक्ति से होता है। ये एक व्यक्ति है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है अनकॉन्शियस माइंड से, अचेतन मन से, ठीक है। ये तो है अचेतन मन, ये एक व्यक्ति है। जब इस व्यक्ति के ऊपर ये एक व्यक्ति है, जब इस व्यक्ति के ऊपर इसके पूर्वजों का यानी कि हमारे ऊपर हमारी माता की 7 पीढ़ियों का या फिर पिता की 7 पीढ़ियों का जब प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो इसको कहा जाता है आदर्श प्रतिरूप, सामूहिक अचेतन। उन सब के अचेतन माइंड से हमें हार्मोन्स के द्वारा, जीन्स के द्वारा
जो हमें विरासत में व्यवहार मिला है तो उसे ही कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों सामूहिक अचेतन। ठीक है, कोई हीरो था हमारी 7 पीढ़ियों में, हीरो वॉरियर था। ठीक है, माता की 7 पीढ़ियों में, पिता की 7 पीढ़ियों में, विज ओल्ड मैन बुद्धिमान कोई वृद्ध व्यक्ति, जिसके हमारे अंदर जो है वो गुण आ जाए तो उसे कहा जाता है सामूहिक अचेतन, उसे कहा जाता है। यानी कि वो व्यवहार जो हमें विरासत में मिला है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो वो मेंटल फील जो हमें विरासत में मिलती हैं तो उन्हें कहा जाता है आदर्श प्रतिरूप। ठीक है उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु रिकैप, तो हमने यहाँ पर हार्मोन्स को पढ़ा, नर्वस सिस्टम को देखा, माइंड को, डिसऑर्डर एंड बिहेवियर। तो इन्हें हमें जो है यहाँ पर रीड किया था लास्ट क्लास में भी, हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अब ये जो हमारा मनोविज्ञान है, तो मनोविज्ञान में स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं कि जो मनोविज्ञान है वो हमारा क्या है, तो मनोविज्ञान की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो मनोविज्ञान में हमें काफी सारी चीजें हमारी यहाँ पर होती हैं। तो उसके बाद अनुकूलन एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन वह होता है, वह संरचनात्मक क्रिया होती है जिसमें हम अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कोई भी चीज, जैसे हम अलग अलग प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में हम जाएंगे उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अगर हमने एडजस्ट कर लिया तो हम वहां पर अनुकूलन बिठाते हैं। जैसे जीन पियाजे ने कहा था कि जो व्यक्ति एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है तो वो अधिक बुद्धिमान होता है। तो इसी को ही हम एडेप्टेशन कहते हैं। कुछ चीज़ों का हमें ज्ञान होता है और कुछ चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं होता। तो पूर्व ज्ञान, पहले जो सीखा गया ज्ञान है उसके आधार पर जब हम नई चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करते हैं, जैसे हम पुरानी पीढ़ी हैं, मिलेनियम पीढ़ी में हम आते हैं और नई जो पीढ़ी है जेन जी, अगर हम उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो हम अनुकूलन में हैं, एडप्टेशन हमारा ठीक है, पॉजिटिव है। नहीं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही कहलाता है एडप्टेशन। तो भाई तो हमें बदल जाना चाहिए, बदलना भी अच्छी बात है। उसके बाद एड्रीनलिन जो है वो क्या है? मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि डर, गुस्सा, आपात स्थिति, शरीर की प्रतिक्रिया के लिए हमें तैयार करता है। तो एड्रीनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें तैयार करता है कहीं पर भी कोई भी प्रतिक्रिया देने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर हमें डर आया है, गुस्सा आया है, इमरजेंसी एकदम से कोई घटना घटित हो गई है तो वहां पर क्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करता है। कई बार तो ये जब हद से ज्यादा हमारी बॉडी में स्रावित होता है तो हम बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, परिस्थितियों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ये बैलेंस होता है तो यह सही निर्णय लेने की हमें ताकत देता है, शक्ति देता है। उसके बाद फिर आता है इफेक्ट क्या है और चिंता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इफेक्ट यानी कि चिंता क्या होती है। इफेक्ट क्या है? भावनात्मक जो हमारे अनुभव होते हैं, तो भावनात्मक रूप के जो हमारे अनुभव है जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चेहरे पर प्रभाव पड़ रहा है किसी भी नेगेटिव स्थिति का जो हम सोच रहे हैं और हमारा फेस यहाँ पर किस प्रकार से हो गया है। और यहाँ पर कई बार हमारे अंदर भाव और स्थिति
होती है खुश रहने की, अगर हम अंदर से पूरे तरीके से हम अच्छा फील कर रहे हैं, गुड फीलिंग है, तो हमारे फेस के ऊपर इसकी जो प्रतिक्रिया है ये आएगी। तो अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? भाव कहलाती है। और फिर होती है एनजाइटी, यानी कि चिंता। चिंता भी एक प्रकार का डर होता है, एक प्रकार का भय होता है और एक प्रकार की बेचैनी होती है जो हमारे अंदर चलती ही रहती है। तो एनजाइटी को बताया था सिगमंड फ्राइड ने कि जो एनजाइटी है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है रियल एनजाइटी, वास्तविक चिंता, एक होती है नर्वस एनजाइटी, तंत्रिकागत चिंता, ठीक है ना, और एक होती हैं हमारी अलग से चिंताएं जो सोसाइटी एनजाइटी वगैरह ये होती हैं। तो 3 प्रकार की एनजाइटी होती हैं। तो चिंता ये एक प्रकार की जो बेचैनी है वो हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद फिर होता है हमारा एड्रीनो कॉर्टिटोपिक हार्मोन, जिसको ACTH भी कहा जाता है। तो प्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये सिग्नल देती है एड्रीनल ग्रंथि को, और एड्रीनल ग्रंथि जो है सिग्नल करती है कॉर्टिकोस्टेराइड का स्राव हो जाता है। तो जब प्यूटरी ग्रंथि एड्रीनल ग्रंथि को संकेत दे, उसके बाद कॉर्टिकोस्टेराइड का जब स्राव होता है तो यहाँ पर ये हमें एक मैसेज प्रोसीड करती हैं हमें, ठीक है ना, नाम में ही काम है। तो एक मैसेज प्रोसीड करती हैं कि कोई ना कोई काम हमें करना है, हमें एक्टिव रहना है कुछ काम करने के लिए। उसके बाद लास्ट होती है हमारी अभिवाही तंत्रिका, एफरेंट न्यूरो। तो एफरेंट न्यूरो क्या होती है? जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो हमारी ये सेंस ऑर्गन्स हैं ये सीधे डायरेक्ट हमारे ब्रेन को एक्टिव करती हैं और हमारे ब्रेन को एकदम से मैसेज देती हैं। तो हमारा ब्रेन एकदम से यहाँ पर संवेदनशील हो जाता है और क्रिया करता है। जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथ पर कोई नुकीली चीज चुभती है तो एकदम से हम उसको पीछे कर लेते हैं, या कुछ गर्म वस्तु है, आग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हाथ आग में जा रहा है तो हाथ को भी हम पीछे कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारी जो कि साइकोलॉजी को लेकर थे, ठीक है। तो साइकोलॉजी जो है हमारी ये बहुत ही मतलब हमारी अच्छी मतलब प्रक्रिया है एक व्यक्ति को समझने के लिए। जो है यहाँ पर कभी भाव, कभी संवेदना, कभी अभिवाही तंत्रिका, तो इन सब का जो प्रयोग है वो होता है। तो अभिवाही तंत्रिकाओं के साथ साथ तो अभिवाहिक जो तंत्रिकाएं हैं उनके साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आक्रामकता, एग्रेसिव क्या होता है। एग्रेसिवनेस की अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारा एग्रेसिवनेस है वो क्या है, तो आप देखोगे कि आक्रामकता, एग्रीसन, एग्रीसन क्या होता है? जानबूझकर किसी को हानि पहुंचाना क्या होता है? एग्रीसन होता है। एग्रीसन में प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप को पीड़ित महसूस करता है और वो इस प्रक्रिया को बिल्कुल नापसंद करता है। देखिए, कौन पीड़ित होना चाहेगा? कोई भी पीड़ित होना नहीं चाहेगा। तो जब भी कोई भी एग्रेसिव होता है तो आपने देखा होगा कि जो हमसे कमज़ोर व्यक्ति होता है हम उसके ऊपर ही एग्रेसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, उसी के ऊपर एग्रेसिव होते हैं। और एग्रेसिवनेस को कोई भी पसंद नहीं करता, सभी उसे नापसंद करते हैं। तो यह अनजाने में लगी चोट नहीं है, जानबूझकर के की गई प्रक्रिया है। एग्रेसिवनेस को आप ये नहीं कह सकते कि कोई एग्रेसिव हो गया तो उसको ये जो चीज़ें हैं, ये एग्रेसिव जो वो हुआ है वो कहीं किसी वजह से हुआ है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाता। तो जब भी कोई किसी के ऊपर एग्रेसिव होता है तो वह जानबूझकर होता है, वो अपने संवेगों के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर पाता। तो आपको पता तो होगा ही कि जो हमारे संवेग हैं
संवेग, इमोशंस, वो क्या होते हैं, संवेग। आपको पता है कि संवेग जो हैं वो हमेशा ही हमारे गति करते हैं, गतिशील होते हैं संवेग। और हमारे अंदर जन्म से मूल प्रवृत्ति में एक संवेग होता है जिसको हम कहते हैं क्रोध। क्रोध, तो जब हम क्रोध करते हैं किसी के भी ऊपर, तो वहां पर किसकी संभावना होती है, युद्ध की। युद्ध की संभावना, लड़ाई की संभावना होती है, और युद्ध से ही क्या बढ़ती है, आक्रामकता बढ़ती है, एग्रेशन बढ़ता है। तो यह जानबूझकर सोच समझ करके की हुई प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद तो नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर देखें, एग्रेसिवनेस के बाद यहाँ पर क्या होता है, स्मृति लोप होता है। स्मृति लोप हम किसे कहते हैं, स्मृति लोप। स्मृति लोप आपने नाम सुना होगा, मेमोरी, नाम सुना होगा आपने, मेमोरी। तो मेमोरी क्या है, मेमोरी एक स्मृति लोप होता है। इससे एक दोष होता है जिसे कहा जाता है अमनेशिया। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अमनेशिया। तो नाम है अमनेशिया, जो कि स्मृति लोप हम जिसको कहते हैं। तो अमनेशिया की वजह से क्या होता है, जितना भी हमारे माइंड के अंदर, जितना भी हमारे माइंड के अंदर स्टोरेज होता है, चीजें होती हैं, रीस्टोर। यहाँ पर जैसे देख रहे हो आप, ये माइंड है, तो हमारे स्कीमा में बहुत सारी चीजें रीस्टोर होती हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अमनेसिया नाम का यह दोष हो जाता है, तो उसको सारी की सारी चीजों का लोप हो जाता है। पूर्ण रूप से भी हो सकता है और आंशिक रूप से भी चीजें नष्ट हो जाती हैं। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी आमिर खान की, गजनी, कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस उसको हो जाता था। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस स्मृति लोप का ही एक हिस्सा है, एक दोष होता है जिसको बोला जाता है अमनेशिया, भूलने की बीमारी। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। पूर्णता भी व्यक्ति बहुत सारी चीजें भूल जाता है। रीजन ABCD कोई भी हो सकता है कि व्यक्ति के सिर के ऊपर कोई ज्यादा चोट लगी हो, या फिर व्यक्ति किसी और रीजन से जो है उन चीजों को भूल गया हो, या अटेंशन सही ना हो। विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं, उनके संबंध में कह सकते हैं कि छात्रों ने अच्छी अटेंशन नहीं दी होगी किसी टॉपिक पर, इस वजह से वो चीजों को भूल गए। अटेंशन मतलब अवधान नहीं दिया होगा। उसके बाद फिर आती है हमारी अभिक्षमता। अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता क्या होता है, हर किसी की एक क्षमता होती है, जैसे मनुष्य की भी क्षमता होती है, और प्रत्येक जो भी कोई भी अपने आप में जो प्रोडक्ट होता है उसकी भी क्षमता होती है। जो भी टेक्निकल चीज़ें हमारे पास हैं उनकी भी अपनी एक क्षमता होती है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी की भी अपनी एक अभिक्षमता होती है कि कितने ऑयल में वो कितने किलोमीटर चल पाएगी, है ना। तो ये सारी की सारी होती हैं अभिक्षमता। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो यहाँ पर सेल हैं, यह भी किसको परिभाषित कर रहे हैं, अभिक्षमता को परिभाषित कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति की विशेष योग्यता या क्षमता क्या कहलाती है, अभिक्षमता। कोई गणित में एक्सपर्ट है, कोई संगीत में एक्सपर्ट है, किसी की अच्छी वोकैब किसी के पास है, कोई बोलने में सक्षम है। तो प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई क्वालिटी होती है और उसके पास एक क्षमता होती है जिसमें वो अपना 100% लगा देता है। तो उसके बाद फिर शरीर की भी, बॉडी की भी एक अभिक्षमता होती है, जो उसके बाद वह काम करने को उसकी बॉडी, जब हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी और अलाउ नहीं करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभिक्षमता बोलते हैं। तो इसको हम योग्यता भी कह सकते हैं। तो जो हर किसी व्यक्ति के अंदर अलग अलग एप्टीट्यूड होता है। टेक्निकल एप्टीट्यूड है, कहीं पर गणितज्ञ एप्टीट्यूड है, कहीं पर म्यूजिकल एप्टीट्यूड है, कहीं पर टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो सभी का जो एप्टीट्यूड होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो हमने
एज अ रिवीजन भी बहुत सारे यहाँ पर तथ्यों को किया, कंप्लीट किया। तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में एक छोटे छोटे जो तथ्य थे उनको हमने कंप्लीट किया। तो अगली वीडियो में फिर एक शानदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।